तो प्यारे बच्चों, पादपों के अंदर श्वसन और पादपों के अंदर पोषण कैसे होता है, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पादपों में परिवहन और पादपों में उत्सर्जन। देखिए, हर एक जीव, हर एक सजीव में 4 प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं, जो कि क्या क्या हैं। नंबर 1 आपका है पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो हमने पोषण और श्वसन को पढ़ लिया, और जो आपका परिवहन और आपका उत्सर्जन, 2 चीजें हैं, इनको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जंतुओं के अंदर ये चारों क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार से पादपों, वनस्पतियों के अंदर भी ये चारों क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दोनों के मध्य होता है। देखिए कैसे, जो यहाँ पे पादपों के अंदर जो परिवहन है वह एक सरल प्रक्रिया है। क्या है? सरल प्रक्रिया है। देखिए, जैसे जंतु आपके हैं, तो जंतुओं में ये सब चारों क्रियाएं करने के लिए एक विशेष अंगों की व्यवस्था होती है, लेकिन पादपों में उतनी विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? इसका देखिए रीजन क्या है कि जैसे पादपों को कहीं तो चलना नहीं है, पादप एक जगह चुपचाप क्या होते हैं, पेड़ पौधे एक जगह क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे को एक जगह से चलकर दूसरे जगह जाना नहीं है, पेड़ पौधों को कोई सामान लेकर के ढोना नहीं है, पेड़ पौधों को सोचना नहीं है कि मस्तिष्क पर जोर पड़े, मस्तिष्क को ऊर्जा देना पड़े, पेड़ पौधों को कोई कार्य नहीं करना है कि उनको कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो, यानी कि केवल उनको वृद्धि एवं विकास, उनके अंदर क्या है, केवल वृद्धि एवं विकास है। जितनी प्रक्रियाएं, जितनी कार्य, यानी कि जितना ऊर्जा आपके जंतुओं के लिए आवश्यक होती है, उतनी ऊर्जा पादपों के लिए आवश्यक नहीं होती। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता है, और ऊर्जा की कम आवश्यकता है भाई, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। हम जानते हैं विज्ञान में बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्य करने की क्षमता है वह क्या है, आपकी ऊर्जा है। तो चूंकि उनमें ऊर्जा क्या है, उनको ऊर्जा कम लग रही है, इसलिए उनमें ऊर्जा चूंकि कम लग रही है, इसलिए यहाँ पे प्रक्रियाएं भी कम होंगी। जिस प्रकार से हमारे पास श्वसन के लिए फेफड़े वगैरह होते हैं, उस प्रकार से पौधों में वैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक सरल प्रक्रिया द्वारा उनके अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न कराई जाती हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। देखिए, परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पार ले जाना। परिवहन का अर्थ क्या है? पार ले जाना। अब पौधों के अंदर क्या पार ले जाएंगे? जैसे देखिए, पौधों के वृद्धि और विकास के लिए देखिए, मिट्टी में जो होता है, मिट्टी में क्या क्या होते हैं। नंबर 1, मिट्टी में क्या होता है, नमी होता है, पानी होता है। तो एक तो पानी हो गया, और दूसरा हो गया उसमें कुछ खनिज लवण होते हैं। मिट्टी के अंदर कुछ खनिज लवण होते हैं। तब देखिए, अगर कोई व्यवस्था ना हो, कोई व्यवस्था अगर नहीं है, तो वे जो मिट्टी के अंदर जो खनिज लवण हैं या जो जल है, वह अपने आप पेड़ों में के अंदर तो चला नहीं जाएगा। उसको ले जाने के लिए, मिट्टी से उसको पेड़ों तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा उनके अंदर अंग तंत्र होगा जो कि उसको क्या करेगा, मिट्टी से उसको लेकर के पेड़ों तक पहुंचाएगा। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, पादपों में परिवहन। यानी पादपों में किसी भी चीज को कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, किस प्रकार से पानी को पादपों के अंदर ले जाया जाता है, और किस प्रकार से खनिज लवणों को पानी के अंदर ले जाया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो पादपों के अंदर जो परिवहन होता है वह संवहन उत्तकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन उत्तक के द्वारा। और संवहन उत्तक पेड़ों में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका है जाइलम, और नंबर 2 आपका है फ्लोएम। तो देखिए, ये 2 उत्तक आपके हैं, और इसमें से जो जाइलम है वह मिट्टी के अंदर से जल को पेड़ों के हर एक भाग तक पहुंचाता है। यानी कि जो पेड़ों के अंदर जाइलम होता है, जाइलम उत्तक होता है, वह क्या करता है, मिट्टी के अंदर से पानी की मात्रा को लेकर के वह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम का कार्य क्या है कि वह खनिज लवणों की मात्रा को लेकर के वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नंबर 1 जो आपका उत्तक है जाइलम, वह पानी का संवहन कराता है, पानी का परिवहन कराता है, और जो आपका फ्लोएम है वह खनिज लवणों का परिवहन कराता है। अब देखिए यहाँ से जाइलम के बारे में आइए कुछ जानते हैं हम कि जाइलम के द्वारा पादपों में किसका परिवहन कराया जाता है? जल का परिवहन कराया जाता है, जैसा कि हमने बताया। दूसरा क्या है कि जल व खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति होती है। देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर की अगर बात करें तो हमारे शरीर में लंग्स आपका यहाँ रहता है, हृदय आपका यहाँ रहता है। अब हृदय क्या करता है, आपके जो ब्लड का संचार कराता है वह पैरों की तरफ नीचे भी कराता है और सर के तरफ ऊपर भी कराता है और हाथ के तरफ इधर भी कराता है और इस हाथ के तरफ इधर भी कराता है, यानी चारों दिशाओं में उनका क्या कराता है, परिवहन कराता है। लेकिन पेड़ों में ऐसा नहीं होता, केवल ऊपरी मुखी गति होती है। ऊपरी मुखी गति का मतलब कि लगभग उसमें हमेशा कहाँ जाता है, हमेशा जो जल और लवण जो है कहाँ जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। और नीचे से ऊपर की ओर जब कोई भी चीज़ गति करती है तो उसे हम कहते हैं ऊपरी मुखी गति। क्या कहते हैं? ऊपरी मुखी गति कहते हैं। तो जो आपके पेड़ों के अंदर जल एवं खनिज लवणों की जो गति होती है, यानी कि जो मिट्टी से लिए जाते हैं, वह हमेशा कहाँ जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। कैसी गति करते हैं? ऊपरी मुखी गति करते हैं। अगला, जाइलम की इकाई, यानी कि जाइलम किससे मिलकर के बना होता है? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। कौन? जाइलम आपका। और कोशिका भित्ति मोटी मृत कोशिका के कारण होती है। आइए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, आइए मैं उस कंसेप्ट को समझाता हूँ। सबसे पहला चीज हमने बताया कि जो जाइलम आपका होता है इन 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। तो खासकर इन दोनों का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, इन दोनों का जिक्र बाद में करेंगे। अभी पौधों के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा जाइलम के अंदर, वह क्या मिलेगा? आपकी वाहिनिकाएं और वाहिकाएं देखने को मिलेंगी। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक पौधा है। यह एक आपका क्या है, पौधा है। अब इसमें क्या होंगी, कुछ कोशिकाएं होंगी, कुछ उत्तक होंगे। तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से इसमें कोशिकाएं हैं और उत्तक हैं। सपोज कीजिए कि यह आपका क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और देखिए पेड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वह अधिकतर किस अवस्था में पाई जाती हैं? मृत अवस्था में पाई जाती हैं। और मृत अवस्था में जब कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत अवस्था में हो जाती हैं, तो इनके अंदर का जो ये बॉर्डर है, इनके अंदर का जो आपका बॉर्डर है वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है। और जब वह धीरे धीरे टूट करके क्या हो जाता है, इस प्रकार की नली का रूप ले लेता है। इस प्रकार की नली हो जाती है। और जो यह इसका जो किनारे का भाग होता है, किनारे का भाग, उसकी दीवारें क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। अब देखिए इसमें जो पानी या खनिज लवणों का संचरण है वह इधर नीचे से ऊपर की ओर होगा और यहाँ बीच में क्या बन जाएगी, आपकी इस प्रकार से व्यवस्था बन जाएगी। यानी कि जो बीच बीच में रुकावट थी वह रुकावट आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही चीज कह रहा है कि कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, किसके कारण? मृत कोशिकाओं के कारण। जब ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो जब ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो होता यह है कि जो इधर का इसका जो डिवाइडर था, इधर के जो भाग थे, बीच के भाग सब कहाँ आ जाते हैं, आपके साइड में आ जाते हैं, जिसके कारण से दीवारें क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। और इसके बीच का जो ये वाला भाग दिख रहा है, इसी के अंदर क्या होता है, आपका परिवहन होता है। किसका? जल और खनिज लवणों का। अब देखिए अगले क्रम में कह रहा है कि सूर्य की गर्मी के कारण पादपों के आंतरिक भागों से जो रंध्रों की सहायता से क्या होता है, वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, जो कि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए यह कहना क्या चाहता है कि पेड़ पौधे देखिए जितना पानी की मात्रा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 70 से 80% भाग वह क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मात्र 20% भाग ही उसका अपने उपयोग में लाते हैं। अब देखिए वह पानी जाता कहाँ है, वह आपके कोशिकाओं के माध्यम से, पेड़ पौधों के कोशिकाओं के माध्यम से मिट्टी से कहाँ आया, वह पेड़ में आया।
पेड़ के तने में आया और उसकी कोशिकाएं उसको क्या की, पेड़ के विभिन्न भागों तक उसको लेकर के गई। अब होता यह है कि पेड़ का जो आखिरी भाग होता है उसका जो पार्श्व भाग होता है उसमें क्या पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं। और पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में अध्ययन किया था और वहां मैंने ये बताया था आपको कि यही रंध्रों की सहायता से ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जल की हानि। अब जल की हानि का क्या मतलब है कि जैसे कि जो पेड़ों की कोशिकाओं द्वारा जो पानी की मात्रा लाई गई है किसमें, पादपों के अंदर, पेड़ों के अंदर, उसमें होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की गर्मी जब पड़ती है तो वह क्या होता है, वाष्प जो उसके अंदर जो जल होता है वह क्या होता है, वाष्पित होने लगता है और जो पत्तियों के रंध्र होते हैं उनकी सहायता से वह क्या हो जाता है, वाष्प बन करके क्या होता है, उड़ जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमें तेज गर्मी लगती है या तेजी से धूप लगती है तो हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकलता है और हमारा शर्ट क्या होता है, भीग जाता है और हमें ठंडे की अनुभूति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें क्या होती है, गर्मी यानी उष्मा मिलती है तो हमारे शरीर के अंदर जो जल की मात्रा है वह क्या होती है, वाष्पित हो जाती है और वाष्पित होकर के वह कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। और बाहर जैसे ही निकलती है, वाष्प का एक गुण होता है कि वह उड़ जाता है। तो जब वहां से वाष्प उड़ता है तो चूंकि उसमें जल की मात्रा होती है तो उस नमी के कारण जो उसके आसपास की वायु है वह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इसलिए हमें ठंडेपन का आभास होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि जो आपके बाहर की गर्मी है, सूर्य की जो गर्मी है, उसके कारण ये जल उसके अंदर का जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जो कि पत्तियों के रंध्रों की सहायता से क्या होता है, जल वाष्प के रूप में उड़ता है, जिससे जल की क्या होती है, हानि होती है और वही क्या कहलाता है, आपका वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए अगर हम वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें, हालांकि यह भी क्या है, वाष्पोत्सर्जन की ही परिभाषा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और देसी में हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो पेड़ों द्वारा प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में उनके रंध्रों की सहायता से बाहर निकालना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या इसकी परिभाषा है कि पेड़ों की जड़ों से प्राप्त नमी को वाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में रंध्रों की सहायता से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इस तरह से हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब देखिए चूंकि यह तो किस में होता है, दिन में, सूर्य की गर्मी के कारण होता है। तो देखिए एक प्रश्न यहां मन में उठता है कि यह सब क्रियाएं जो हमने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बताया, यह तो सूर्य की गर्मी यानी कि धूप में संपन्न होता है, तो क्या रात में तो धूप होती नहीं है, तो क्या रात में पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल पड़ती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब रात्रि के समय होता है तो रात्रि के समय पानी का ऊपर चढ़ना 3 कारणों से होता है। एक तो आपका परासरण दाब और दूसरा आपका ससंजक और आसंजक बल। देखिए परासरण दाब क्या है, आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यह देखिए मान लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं। यह आपके पेड़ का कोई भी जड़ हो गया। अब यहां इसके अंदर स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, मिट्टी के कण होंगे। स्वाभाविक सी बात है इसके अंदर क्या होगा, मिट्टी के कण होंगे। और जब मिट्टी के कण होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जल की भी मात्रा होगी, यानी इसके अंदर जल होगा और मिट्टी होगी। और मिट्टी में हम जानते हैं क्या होता है, लवण होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं, कार्बनिक लवण होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्या हो गए, कार्बनिक लवण हो गए। अब देखिए ये जल क्या करता है, इन कार्बनिक लवणों को अवशोषित करता है। ये जो जड़ होता है पेड़ का, कार्बनिक लवणों को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित करता है, सोखता है। तो यहाँ से जब ये इन कार्बनिक लवणों को जब सोखेगा तो ये कार्बनिक लवण क्या कहाँ चले जाएंगे, पेड़ के अंदर चले जाएंगे। पेड़ के कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो इसमें होगी एक प्रक्रिया क्या कि यहाँ पे देखिए जल वाष्प की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और इसके अंदर जो है जल वाष्प की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। जिस प्रकार से अगर 2 टंकियां आपस में रखी हुई हैं और एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, तो इसमें का जल, अगर इसमें इतना जल है, इसमें इतना जल है और इसमें इतना ही जल है, तो इसका जल इसमें आना शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक कि इन दोनों का लेवल समान न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से चूंकि इसके बाहर क्या है,
इसके अंदर कम जल है और इसके बाहर ज़्यादा जल है। तो अब इसके अंदर का जल इसके बाहर तो आ नहीं सकता क्योंकि कोशिकाओं द्वारा रोक दिया जाएगा। इसके अंदर जो जल है केवल वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही पत्तियों के रंध्रों की सहायता से बाहर जाता है, ना कि कहीं और से। तो इसका जल तो बाहर आ नहीं सकता। तो इसका लेवल, जैसे इसका लेवल बराबर करने के लिए इसमें से पानी इसमें आया, ठीक उसी प्रकार से इसका लेवल बराबर करने के लिए पानी इसमें आता है। और लेवल को बराबर करने के लिए जब पानी का फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं, जिस दाब के कारण उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो इसका पानी कहाँ आता है, यहाँ आता है। और जैसे ही पानी यहाँ आना शुरू हो जाएगा इसके अणु आपस में स्थान लेते जाएंगे और इसमें क्या होगा, जल ऊपर चढ़ता जाएगा। दूसरा चीज, इसमें जो ससंजक बल हैं और जो आसंजक बल हैं। ससंजक बल यानी कि एक ही प्रकार की सतहों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजक बल। एक ही प्रकार की वस्तुओं के बल, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, रंध्र हैं। यह क्या है, रंध्र हैं, स्टोमेटा हैं। किसी पत्ती के अंदर ये क्या है, स्टोमेटा हैं। और इसके पीछे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो आपका इसका तना है, जो भाई पत्ती से जो डंडी लगी रहती है उसकी डंडी में मान लेते हैं कि इतने सारे पानी के अणु हैं। अब देखिए क्या है कि रंध्रों की सहायता से पानी क्या होता है, बाहर जाता है। तो जब मान लेते हैं इसका एक अणु बाहर जाएगा, इस पानी का एक अणु इस रंध्र की सहायता से जब बाहर जाएगा तो उस अणु का स्थान क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो वहां से ये अणु क्या करेगा, इसका स्थान ले लेगा। और जब ये जाएगा तो उसका स्थान ये ले लेगा। उसी प्रकार से जितने भी अणु हैं आपस में क्या कर दे जाते हैं, स्थान लेते जाते हैं। एक चलता जाता है, दूसरा आता है, एक चलता जाता है, दूसरा आता है। अब ये चूंकि क्या है, ये भी जल का अणु है, ये भी जल का अणु है, यानी एक ही अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है उसे हम कहते हैं ससंजक बल। असंजक बल क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हम इस चाक को अगर दबा रहे हैं तो ये चाक दूसरी वस्तु है, हाथ हमारी दूसरी वस्तु है, यानी दो अलग अलग वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। तो जैसे अगर एक कण गया तो दूसरा कण जाएगा, तीसरा कण जाएगा, चौथा कण जाएगा, ऐसे बारी बारी से धीरे धीरे जाते रहेंगे। तो जो रात्रि का समय होता है वहां बिना गर्मी का परासरण दाब के कारण, इस कारण, और ससंजक बल और असंजक बल के कारण उसमें क्या होता है, पानी का फ्लो होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम पादपों के अंदर परिवहन को समझ सकते हैं और पादपों के अंदर परिवहन आपका इस प्रकार से संपन्न होता है। अब देखिए, अगर हमने कुछ खाया है, हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ इकट्ठा है तो उसको बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, उसको बाहर निकालना ही निकालना है। तो चूंकि इनके अंदर श्वसन हुआ, इनके अंदर परिवहन हुआ और इनके अंदर पोषण हुआ, अब जितने भी कुछ इसकी इन तीनों क्रियाओं के द्वारा जितने भी इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जैसे यह त्यागेगा, यानी उन अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना ही इसका क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। तो आप एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम चलते हैं इसके उत्सर्जन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं कि पादपों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे मुख्य चीज कि इनके अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया में ये CO2 लेते हैं और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और हम जानते हैं कि जब यह अपना भोजन बनाते हैं तो इसमें बहुत सी मात्रा में क्या निकलती है, O2 निकलती है, और बहुत सी मात्रा में वहां क्या होती है, CO2 निकलती है। तो जो अभिक्रिया के पश्चात जो अतिरिक्त मात्रा में O2 निकलती है, पेड़ पौधे उसका क्या करते हैं, परित्याग करते हैं, यानी उसका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और हम जीव जंतु क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को अपने श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा इसका क्या होता है, विसरण दाब, उसके अंदर क्या पाया जाता है, विसरण दाब पाया जाता है। उस विसरण दाब से क्या होता है कि यहां से जो भी मात्रा ऑक्सीजन यानी गैसीय पदार्थों की जो भी मात्रा होती है उसका क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन। किसके द्वारा, उनके रंध्रों के द्वारा। अगले क्रम में जो उसके अंदर अतिरिक्त जल होता है, हमने बताया कि जितने जल की मात्रा मिट्टी के अंदर से उसके तने एब्जॉर्ब करते हैं उसका मात्र 70 से 80%, उसका मात्र 20% ही पौधों के काम में आता है और उसका 70 से 80% भाग क्या हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। और वह व्यर्थ में कैसे जाता है, उसका उत्सर्जन होता है, उसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है।
उत्सर्जन नहीं, वाष्पोत्सर्जन। यहाँ क्या कर लीजिए आप, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्रों के द्वारा, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा, और फल और तनों के द्वारा। जैसे फल हो गया, फलों के द्वारा भी होता है। जैसे फल अगर उसमें आया तो फल के भी ऊपरी भाग से क्या होता है, उस भाई फल में भी रंध्र पाए जाते हैं, और हम जानते हैं कि रंध्रों के ही द्वारा क्या होता है, हमेशा जल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो फलों और तनों के द्वारा भी ये क्रिया संपन्न होती है। इनकी सतहों से क्या होता है, आपके फल हो गया, तना हो गया, और इनकी सतहों से क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। अगला है आपका कार्बनिक अपशिष्ट। अब देखिए, चूंकि वे भोजन बनाते हैं और मिट्टी के अंदर कार्बनिक लवण होते हैं, और उन कार्बनिक लवणों के वजह से उनके अंदर कुछ कार्बनिक अपशिष्ट भी होते हैं, जैसे रेजिन, गोंद। देखिए गोंद तो आप सब लोग जानते होंगे, गोंद कैसे निकलता है। जैसे अगर पेड़ में आप कुल्हाड़ी मार दीजिए, यानी उसकी छाल को थोड़ा सा काट दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ क्षण बाद या कुछ दिन बाद उसमें से क्या निकलता है, एक लासा टाइप का निकलता है, गम निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं। और वह गोंद क्या है, कार्बनिक अपशिष्ट है। तो ये 4 प्रकार के लगभग कार्बनिक अपशिष्ट उसमें से निकलते हैं, रेजिन, गोंद, टेनिन, टैक्सिस। ये 4 प्रकार के कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जिनका संचय उनकी पत्तियां, तना और छाल के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, यह भी क्या है, अत्यंत सरल प्रक्रिया है। अत्यंत क्या है, सरल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तंत्र पाए नहीं जाते हैं। 2-4 तंत्र होते हैं, जिनके माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं एकदम सरलता के साथ हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम पादपों में परिवहन और पादपों में उत्सर्जन को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के मैंने हर एक टॉपिक को एकदम लॉजिकली और देसी भाषा में आपको समझा दिया है। एक वीडियो इस पाठ की और आएगी, जिसके अंदर आपके इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।